Okay, so first simple adverb is of 11 types that you have to remember. First type of adverb is adverb of time, where you get to know when is your work being done. जो भी काम हो रहा है आपका sentence में, वो कब हो रहा है exactly. That duration of time or the time of work is clarified by the adverb of time in the sentence. Adverb of place is when you are given the clarification of where the work is being done. The place of work is clarified by the adverb of place in this sentence. किसी को doubt हो रहा है? You can ask me. Okay. Adverb of frequency is how many times have you repeated that same work. आपने कितनी बार वो same work repeat किया है, कितनी बार आप वो काम करते हैं. The frequency of your work is you can clarify that with the adverb of frequency or number in the sentence. And since it is adverb, so all of these adverbs, जितने भी type of adverbs हैं, they are modifying the meaning of verb or the phrase or clause in the sentence. So that is the important thing. Don't forget that too. Adverb of manner is when you are being told or you are being explained the mannerism in which the work is being done. किस तरीके से काम किया जा रहा है. The manner in which the work is being performed. आप कोई भी काम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है. You can say आप अच्छे से कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं या you can say wholeheartedly है या आधे मन से कर रहे हैं. Whatever way you are performing the task, ठीक है, that is clarified by the adverb of manner in the sentence. Now adverb of degree or quality will clarify you how much or you can say what extent of the work is being done. किस हद तक वो काम हुआ है, आधा complete हुआ है, पूरा complete हुआ है. Whatever the level of the, you can say the extent of the completion or not completion of your कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस हद तक आपका वो काम किया गया है या किया जा रहा है, वो क्लैरिफिकेशन आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी क्वांटिटी में मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन का क्या मतलब होता है कि सेंटेंस में जब भी कोई जो भी मेन वर्ब किया जा रहा है, यानी कि जो मेन काम किया जा रहा है आपका, कोई वर्ड या अपोज कर रहा है, there is a word in this sentence that will either support the work being done in the sentence or negate or you can say oppose the work being done in the sentence या mentioned in the sentence. Sentence में if we take the first example, surely you are wrong. You are wrong is the main work. तुम गलत हो, ये उसका मेन काम है बताना, ठीक है. सेंटेंस का मीनिंग यही कन्वे करना चाह रहा है कि you are wrong. श्योरली लगा देने से क्या अंतर पड़ रहा है, होल हार्टेडली मतलब श्योरली मतलब क्या आप पूरा 100% श्योर हैं कि जो आप बोल रहे हैं या जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत बोल रहा है या जो सामने वाला कर रहा है वो गलत कर रहा है. सो श्योरली यू आर रॉन्ग, श्योरली क्या कर रहा है, आगे वाले स्टेटमेंट को यानी यू आर रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उस पार्ट को सपोर्ट कर रहा है. आई सर्टेनली डू नॉट लाइक हर. Certainly I do not like her का ये जो अगर स्टेटमेंट है, ठीक है, I do not like her, ठीक है, एक स्टेटमेंट सिंपली बस ये बता रहे हैं कि जिस भी लड़की के बारे में बात की जा रही है उसे आप पसंद नहीं करते हैं. सर्टनली लगा देने से क्या अंतर पड़ रहा है, यू आर ओनली जस्ट कंफर्मिंग इट और यू कैन से यू आर गिविंग मोर सपोर्ट टू योर आर्ग्यूमेंट. आप जो आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट में आप अपना यू कैन से होल हार्टेडली अग्रीमेंट दे रहे हैं कि यस सर्टनली आई डू नॉट लाइक हर. मैं पूरा श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ कि मैं उससे पसंद नहीं करता हूँ. ही नेवर, ही रिफ्यूजेस का एक स्टेटमेंट हुआ कि ही रिफ्यूजेस मतलब वो मना कर देता है. नेवर लगाने से क्या होगा कि आप उसको कभी भी पूछो किसी भी चीज के लिए वो हमेशा मना कर देता है. ओके, so these statements or you can say these words that are
you can say support or oppose the main work being done in the sentence. इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे these verb shows पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मतलब कोई भी काम जो है यहाँ पर गलत होना, काम ना काम हो रहा है, सेंटेंस में रिफ्यूज करना काम हो रहा है. सो दीज वर्ड्स आर डूइंग व्हाट, they are showing either the positivity of the sentence or negativity of the sentence. उस चीज को वो पूरा wholeheartedly support दे रहे हैं. So that is why they are called adverb of affirmation and negation. Any doubt in this? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. Okay. is adverb of reason. Adverb of reason यानी कि आपको reason मतलब क्या होता है, किस वजह से काम किया जा रहा है वो बताना चाहिए आपको यहाँ पर. But if you look in the examples, it is hence proved. और second example भी आप देख सकते हैं, he therefore went to hospital. Now in both the statement, it is not explained why it is being proved or how it is being proved or why he went to the hospital. जो explanation है, जो प्रूफ है और जो एक्सप्लेनेशन है और सेकेंड एग्जाम्पल में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ यू दैट यू हैव गिवन अ प्रूफ ऑफ समथिंग और दैट यू हैव प्रोवाइडेड द रीजन व्हाई ही वेंट टू द हॉस्पिटल. मतलब ये बोथ जो भी ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स में क्या पता चल रहा है आपको कि क्या प्रूफ किया गया है. वो प्रूफ आपने, जैसे इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, जैसे आपने 10th 11th में कोई फॉर्मूला प्रूफ करने बताया गया हो, तो आपने सारे उसमें जो भी थ्योरी, ये वाला थ्योरम लगा के वो वाला थ्योरम लगा के पूरा उसको प्रूफ कर दिया. एंड एट द एंड यू हैव मेंशन्ड इट इज हेंस प्रूव्ड. इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हाउ यू कैन प्रूव इट, एंड देन यू हैव कंक्लूडेड इट कि ये सारा गिवन द अबव वर्क आई हैव प्रूव्ड दैट दिस व्हाटएवर यू हैव प्रूव्ड. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होता है, द स्टेटमेंट दैट यू मेक इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ योर रीजन, जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका प्रूफ है, उसका ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहते हैं. ओके. Again, if you go through the second example, he therefore went to the hospital. That means वो क्यों गया हॉस्पिटल, किसी का एक्सीडेंट हुआ था, डोनेट करने गया था कुछ ब्लड, या फिर इंजेक्शन लगवाने गया था, दवाइयां लेने गया था, फॉर वट एवर रीजन, वो रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं पहले. ओके. रीजन जो है वो they are concluding this statement, therefore he went to the hospital or he therefore went to the hospital. ये concluding statement है कि ये reason मैंने बता दिया, इसीलिए वो hospital गया था. So again I am repeating कि adverb of reasons are used in the concluding statement when you have already proven or given the reason or cause for your work and you are giving a concluding statement to your reason. आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने रीजन या कॉज. ओके. प्रूफ आप कर चुके हैं, ठीक है. प्रूफ करना आपका मेन काम था, राइट. इट इज हेंस प्रूव्ड में प्रूव्ड इज मतलब आपने क्या किया, व्हाट वर्क हैव यू डन, यू प्रूव समथिंग, यू हैव प्रूव्ड समथिंग. तो वो प्रूफ करना आपका मेन काम था. मेन काम करने के बाद आपने यू आर राइटिंग द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. So adverb of reason is mentioned in the concluding statement when you have already provided the reason of the work being done in the sentence or work being asked about. ठीक है. जैसे in second question, second example में पूछा गया होगा why did he went to the hospital or where was he in that time of frame. So जो भी reason provide किया जा रहा है, जो भी reason पूछा जा रहा है, उसको बता देने के बाद, काम कर देने के बाद यू आर कंक्लूडिंग दिस. एनी डाउट इन एडवर्ब ऑफ रीजन? एडवर्ब ऑफ रीजन में कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट हियर?
व्हाई डू यू नो आंसर द क्वेश्चंस, जस्ट यस और नो तो बोलना है, उसमें भी इतना कष्ट क्यों होता है? समझ में आ गया आपको एडवर्ब ऑफ रीजन? कोई डाउट? ओके, उसके लिए इतना वेट मत कराया करो, बाद में किसी और को ना बोलने के लिए वेट करा देना, अभी मुझे बता दिया करो कि यू डोंट हैव एनी डाउट। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज, नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और यू कैन से कॉन्ट्रडिक्शन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? मैम डिलेमा। डिलेमा, not exactly, you can say there are two things that is in opposition of itself, ठीक है? दो चीजें हैं जो आपस में अपोज कर रही हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो एज आई वाज सेइंग कि कॉन्ट्रडिक्शन जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि कोई दो चीज है वो आपस में अपोज कर रही है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर एक ही आदमी के बारे में बात की जा रही है, उसकी दो क्वालिटीज। जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला उसके लिए पुअर होना अच्छी चीज नहीं है, बट ऑनेस्ट होना अच्छी चीज है। जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला उसके लिए पुअर होना एक बैड क्वालिटी है, ऑनेस्ट होना एक गुड क्वालिटी है। ना बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी आप दोनों एक साथ लिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर स्टेटमेंट। आप एक ही स्टेटमेंट में अपोजिट चीजें लिख रहे हैं एक ही बंदे के बारे में, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, व्हेन यू आर मेकिंग यू कैन से कंपेयरिंग वन थिंग एंड सेइंग टू थिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि आप कंट्रोवर्शियल होने का क्या मतलब हुआ कि वो चीजें जो हैं वो आप किसी चीज को जो चीज नहीं अपोज करनी चाहिए, एक गुड क्वालिटी होगी, आप उसको अपोज कर रहे हैं, मतलब गुड क्वालिटी को अपोज कर रहे हैं। लाइक टेक फॉर एनी एग्जांपल्स, आप किसी का भी एग्जांपल, लाइक आप कलर में कॉन्ट्रास्ट ले लीजिए, ठीक है? सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपका कलर, ठीक है? इफ यू जैसे लॉट ऑफ पीपल हैव नाउडेज कि वो मैचिंग पहनते हैं, तो मैचिंग नहीं पहनते हैं, कुछ लोग आजकल कॉन्ट्रास्ट पहनते हैं। Like if I'm wearing yellow kurti, then I'm wearing the lowers with green color, lowers in green color। मेरा लोअर ग्रीन कलर का है और मेरा कुर्ती जो है वो येलो कलर का है, सो इट इज इन कॉन्ट्रास्ट। मैचिंग नहीं है, इट इज इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? मतलब मैंने ही पहना है दोनों चीजें, राइट? दिस फुल होल ड्रेस इज माइन, तो मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट किया, मैंने मैचिंग नहीं किया। हो सकता है कि आई वांट, अगर मैचिंग रहता तो क्या होता है, या तो मैं लोअर ग्रीन पहनी हूँ तो मैंने कुर्ती भी ग्रीन डाल रही हूँ तो लोअर भी मैंने येलो डालना था। बट कॉन्ट्रास्ट होने का क्या मतलब हुआ कि एक ही चीज के लिए आप दो क्वालिटीज बता रहे हैं, जो एक अच्छी है आपके लिए, एक बुरी है। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल हियर, he is poor though he is honest। Now being a poor, whoever has made this statement, being a poor is not a good quality for them, and being honest is a good quality for them। Second example में he is sorry she is very rich। Now being एक्सपेक्टेशन उसने रखे होंगे कि अगर ये रिच है तो इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। However, she refuses to donate things। That means being rich, उस पे ये एक्सपेक्टेशन था कि वो डोनेट करे, but she is not donating। That means ये उसकी जो थ्योरी थी कि being rich उसको डोनेट करना चाहिए, ये इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। दैट मीन्स फर्स्ट आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ही इज पुअर और शी इज वेरी रिच, सम क्वालिटी यूर जो भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप कह सकते, यानी तो आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके बारे में एक क्वालिटी बता रहे हो पहले, या तो बुरी या तो अच्छी। तो अगर बुरी क्वालिटी बता रहे हो यानी कि बैड क्वालिटी कुछ बता रहे हो, तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद कुछ गुड क्वालिटी बताओगे। अगर आप कुछ क्वालिटी अच्छी बता रहे हो, ओके, इफ यू आर मेंशनिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ योर सब्जेक्ट, देन एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद आप कुछ बैड क्वालिटीज लिखोगे। ओके, अंडरस्टूड यहाँ पर कैसे काम कर रहा है?
Yes, so there are two qualities mentioned of same person, or you can take some non-living thing also. जो दो क्वालिटीज रहेगी वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेगी. दैट मीन्स वन विल बी अ गुड क्वालिटी एंड वन विल बी अ बैड क्वालिटी. वेदर यू आप किस ऑर्डर में उसको मेंशन करना चाहते हो, बैड क्वालिटी पहले या गुड क्वालिटी पहले, उसके बाद उसका ऑपोजिट रहेगा. ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? मैम यहाँ पे कंपैरेटिव थिंग्स भी यूज कर सकते हैं क्या? बच्चे एक ही चीज है ना, इफ यू आर कंपेयरिंग विद इन हर क्वालिटीज ना, जैसे एक ही सब्जेक्ट है आपका, कोई एक बंदे को पुअर बोला जा रहा है और उसी बंदे को भी ऑनेस्ट बोला जा रहा है, तो कंपेयर अगर कर रहे हो तो एक ही बंदे को, यानी एक ही सब्जेक्ट को, लिविंग नॉन लिविंग वट एवर इज योर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के दो क्वालिटीज, एक बैड क्वालिटीज एक गुड क्वालिटी कंपेयर हो रहा है. रहा है कि एक क्वालिटी उसकी अच्छी बताई जा रही है, एक क्वालिटी बुरी बताई जा रही है. लेट्स से अगर मान लीजिए कहीं आपका कोई फ्रेंड आया बाहर से, ठीक है, लेट्स से लॉट ऑफ देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम सेम स्कूल. आप लोग सब सेम स्कूल से नहीं होंगे 12th में. मान लीजिए आपका कोई 12th का फ्रेंड आया टू मीट योर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स. ओके, आपके जो ग्रेजुएशन के क्लासमेट्स हैं उनसे मिलने आया. नाउ if he mentioned, he or she whatever is your friend, they mention some bad qualities about your classmate. करने के लिए आप क्या बताएंगे? गुड क्वालिटीज बताएंगे. यस मैम. राइट, सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, मतलब अगर वो बैड क्वालिटीज बता रहा है तो आप उसको या तो सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बिच अबाउट दैट, वो डिफरेंट थिंग है. बट अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको, वो बैड क्वालिटीज बता रहा है तो आप इनको गुड क्वालिटीज बताओगे, नहीं वो ये थोड़ा अजीब बोलता है बट ही इज वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही हेल्प्स मी विद माय स्टडीज. ओके, सो दिस इज हाउ यू कॉन्ट्रडिक्ट. मतलब जो भी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो, कॉन्ट्रडिक्शन बीच में लगेगा, उसके बाद उसकी ऑपोजिट क्वालिटी वहां बाद में मेंशन की जाएगी. ओके, जैसे यहाँ बीइंग रिच इज अ गुड क्वालिटी, राइट, बीइंग रिच ऑब्वियसली गुड क्वालिटी है, बट डोनेट ना करना अच्छी क्वालिटी नहीं है. इफ यू हैव मोर देन इनफ यू शुड गिव. ठीक है, तो मोर देन इनफ है तो ये एक नोशन है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो आप डोनेट करेंगे. इट इज नॉट, यू कैन से, यू कैन नॉट फोर्स समवन, बट ये एक नोशन है जो सोशल मीडिया या सोसाइटी में ये सब सोचते हैं कि इफ यू हैव मोर देन इनफ यू शुड डोनेट. तो यहाँ पर एक गुड क्वालिटी पहले लगाई गई है, फिर कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज करने के बाद वहां पर एक बैड क्वालिटी लगाई गई है. ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट. दो का मतलब क्या होता है? इफ यू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इन हिंदी तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सेंटेंस. ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट. इसको ट्रांसलेट कर सकता है कोई मेरे लिए? दिस इन हिंदी. See, the translation will go like this कि वो मैम ये गरीब है बट बहुत ईमानदार है. हाँ, पर बहुत ईमानदार है. दैट मीन्स कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से अगर आप किसी हायर पोजीशन पे कहीं चले जाते हैं इन फ्यूचर, हायर करना है, तो एचआर बोल रही है कि वो कैंडिडेट हमारे कंपैटिबिलिटी में नहीं बैठता, लाइक ही डजंट क्वालिफाई ऑल द क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. बट आप क्या बोलोगे? ही इज वेरी गुड कैंडिडेट even though he hasn't that qualification that is needed. He is a very good candidate, he is a good learner and he has some experience from, you can say, wherever he got some experience. तो वो क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. आप एचआर ने कुछ बैड क्वालिटीज बताई, आपने उनकी गुड क्वालिटीज बता दी. या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, एचआर बोल रही है कि वो उसका he has a lot of achievement, but you know, because you have interviewed in you can say technical round or whatever round you have interviewed him, whatever candidate is present, and you know कि he would not be, he or she, whatever candidate is not compatible with your company goals. आपके जो company goals हैं उनके लिए वो compatible नहीं है, वो reliable candidate नहीं है.
तो उन्होंने जो गुड क्वालिटीज बताई आपने कॉन्ट्रडिक्ट करके बैड क्वालिटीज बता दी. So that is how your adverb of contradiction or your adverb of contrast work. Any doubt in this? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. चलिए, then moving on, adverb of condition is your ninth type of simple adverb. Adverb of condition यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, whatever work is being done in this sentence, mentioned in this sentence, is happening only if a condition is fulfilled. अगर एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपका काम होगा, whatever वर्क जो है वो पूरा होगा या कंप्लीट, that will be left alone, मतलब वो काम आप नहीं कर सकते हैं. For example, if you take first example, had he come to me, I would have helped him. मतलब मैं उसकी हेल्प तभी कर सकता हूँ जब वो मेरे पास आएगा. Like if I say regularly in the class, like if you don't ask me if you have any doubt, then how will I know how to explain, or if I have to use different methods to explain. जैसे most of the teachers आपके क्लास में बोलते ही होंगे कि आप अगर पूछोगे नहीं doubts तो हमें कैसे पता चलेगा. I have explained my concept, नहीं समझ में आया तो it is your responsibility that you come to the teacher and say कि मैम ये नहीं समझ में आया, या सर ये नहीं समझ में आया. We will use another method to explain it to you. So similarly, जब कोई condition लगता है किसी काम पे, ठीक है, like if in this you can say two level of statements are there, ठीक है. First is your condition and then is your actual work. तो पहला level कब complete होगा, जब आपका condition, तभी you can go to the next level or the main work in the sentence. Otherwise you will be stuck in the first level only. अभी समझ में आ गया how it is work. और कंडीशन हमेशा आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है उसी के साथ ही, हमेशा जो भी कंडीशन मेंशन है उसी के साथ ही रहेगा. ओके, वेदर इट्स आफ्टर द मेन वर्ब इज मेंशन्ड और आफ्टर द मेंशनिंग ऑफ कंडीशन मेन वर्ब मेंशन है. मेन वर्ब पहले, मतलब ये जो मेन वर्ब है आपका मेन काम क्या है यहाँ पर, आई वुड हैव हेल्प्ड. तो हेल्पिंग इज योर मेन वर्ब. तो वो जो मेन वर्क है वो आपका पहले लगे चाहे बाद में लगे, बट एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ ही कंडीशन आपका बताया हुआ होगा. ओके, ऐसा नहीं कि पहले एडवर्ब ऑफ कंडीशन लग गया फिर मेन वर्क लग गया फिर उसके बाद कंडीशन बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा. ओके, आपका अगर मेन वर्क पहले भी लग रहा है तो भी कंडीशन आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन के साथ ही रहेगा. अगर जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है बाद लगने का, तो वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है आपका कंडीशन उसके आगे ही लिखा है, राइट, उसी के साथ लिखा है helped him. That is your main work in the sentence. Any doubt in this? Any No, doubt ma'am. in this? No, Okay, ma'am. then moving on to the next. Only 2 parts are left. We can complete it today. Adverb of extent. Extent का क्या मतलब होता है कि आपका जो काम करने का you can say the capability of you working some to complete some work. ठीक है, आप कोई काम किस हद तक कर रहे हैं, ठीक है. Say the you can say the capability of your capability to how much you can work. Like if you look at the example, so far as I could see, there was nothing but dead bodies. So far I could see is your what? Acha, tell me what is the main verb in this sentence? So far as I could see, there was nothing but dead bodies. What is the main verb in this sentence? Sorry, इसमें मेन काम क्या कर रहा है आपका सब्जेक्ट? देखने का काम करता है, सी होता है. Yes, seeing is your main verb. Okay. So far as I could see, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितने दूर is the extent or you can say capacity, maximum capacity of the work that you can do. Seeing is your work, main work. ठीक है, तो वो कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, that is being expressed by the adverb of extent. Okay.
So as far as he could see, or whoever the subject is, there was nothing but dead bodies. मतलब जितना आपकी if obviously some human is the subject of this sentence, तो human capability में जितना भी वो देख पा रहा था दूर तक पड़ी. So ये extent जो है, extent is the capacity or you can say maximum capacity of a work that you can do. As far as I can judge, she is an intelligent girl. Now what is the main verb in this sentence? इस sentence का main verb क्या है? Judge. Yes, judging is, that means you are you can say collecting the information about her and giving a resulting statement. That is होता है कि आपका जो भी नॉलेज है उस लड़की के बारे में, आपने उससे जो कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सो एज फार एज योर नॉलेज गोज, मतलब आपको जितनी जानकारी होगी आप उसी हिसाब से तो बोलोगे, राइट? इफ आई एम आस्किंग कि उसका घर कहाँ है, अब आपको पता ही नहीं है कि उसका घर कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे, राइट? But she is studying with you, she is your classmate, so you know the extent of the knowledge of you can say the capacity of her to gain knowledge and you can say store का कि आप जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको आप स्टोर करके रखें एंड इन फर्दर फ्यूचर उसको यूज कर सकें. सो वो कैपेसिटी आपको पता है आपकी क्लासमेट की. सो इफ आई आस्क कि हु इज द टॉपर ऑफ योर क्लास, you can easily say that yeah, she is the one getting the highest mark or he is the one getting highest mark. So that can be judged because you have the information. So as far as your information about that girl is, you can say she is an intelligent girl. वो आपका कैपेसिटी उतना ही गर्ल के बारे में है. एनी डाउट इन दिस? सो फार एज या एज फार एज कहाँ यूज करना है पता चल गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So last is your yes and no adverb. Yes और no जो है is also an adverb. कैसे? If I'm asking you कि if you understood what I'm explaining it to you, तो आप yes और no बोलते हो. तो वो yes और no का मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका full? बोलो तो क्या बोलोगे? If I'm asking you a question that did you understand the adverb of extent, तो what will be your answer? अगर yes or no नहीं बोलना होगा तो yes, you understood, or you will say I understood the whole topic, or the adverb of extent is clear to me, right? वो आपका पूरा सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस को शॉर्ट करके आपने क्या बोल दिया? yes बोल दिया. तो yes और no बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो काम मैंने आपसे पूछा, अंडरस्टैंडिंग इज डिड यू अंडरस्टैंड, तो वो अंडरस्टैंड जो है वो आपका मेन है सेंटेंस का या क्वेश्चन का. तो आपने अंडरस्टैंड किया, मतलब कोई काम किया या नहीं किया, वो भी तो एक तरह का यू कैन से एडवर्ब है. वो भी तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने काम किया या नहीं किया, दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ योर वर्ब. यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर मैंने कहा कि आपने ये काम किया या है वर्क के बारे में, ये मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि देर आर डिस्क्राइबिंग और गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्क. वही तो कर रहे थे ना तब से हम लोग. एडवर्ब में ये जो सारे आप एग्जांपल देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं, वो सारे क्या बता रहे हैं? देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द वर्क दैट इज बीइंग डन. तो काम हुआ या नहीं हुआ, वो भी तो एक इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेन वर्क. अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम. मैम यहाँ हाँ. पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय हम लोग यस और नो का यूज कर रहे हैं, यही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. आप ये पूरा सेंटेंस अगर बोल रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में पूछा गया है कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसका आंसर अगर आप फुल सेंटेंस में दोगे तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. और इसी को शॉर्ट करके अगर आप यस लिख दे रहे हैं, देन दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर सिमिलर, राइट? अगर मैं यस बोलूं या फिर मैं बोलूं कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, बोथ द मीनिंग्स आर सेम. बट यहाँ पर यस क्या बता रहा है? काम हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है आपके काम के बारे में.
तो Yes, वो ma'am. यस तो जो वो वर्ड डिले करेगा, जो वर्ड आपको वो कन्वे करेगा मीनिंग, वो भी तो आपका एडवर्ब कहलाएगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? मैम बट यस और नो बोलने में एडवर्ब का यूज तो नहीं हो रहा है ना, मतलब नहीं, हमें एडवर्ब यस और नो ही एडवर्ब है। यस और नो वही तो बिकॉज दे मेन आर बात गिविंग है, शो करवा। इंफॉर्मेशन। हाँ, वो जो काम है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट था, ये क्या बता रहा था आपको कि कितनी दूर तक आप कोई काम, या कितना हद तक आप क्या मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो काम कर रहे हैं। तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है आपके काम करने की। यस और नो क्या बता रहा है कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो भी इंफॉर्मेशन है ना कि इफ यू आर लाइक वर्किंग और नॉट। हाँ, तो इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज एन information about your work. It is giving some information about your work. That is why yes and no is also are also adverbs. समझ में आ गई सारा? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, then next class we will start relative adverb. इसका मैं ब्रीफ सिर्फ आपको मॉडिफिकेशन दे देती हूँ। ये मैं तब पढ़ाऊंगी जब आप नेक्स्ट क्लास मुझे ये बताएंगे कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास एंटीसीडेंट क्या होता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी व्हाट इज द एंटीसीडेंट इन अ सेंटेंस। ओके ओके Okay, मैम। ma'am. okay, I have taken the attendance, no need to worry about that.